वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है ग्लैंजा का वी मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है इसका। आज हम देखने वाले हैं 6 महीने का इसका ओनरशिप रिव्यू, कि कैसा ओनर ने अपना एक्सप्लेन किया, क्या उनको फील हुआ कि वो टोयोटा ग्लैंजा लेना उनके लिए वर्थ इट था, या फिर उसकी जगह वो मारुति बलिनो लेते, या टोयोटा ही क्यों ली। और अदर ब्रांड्स थे और अदर सेगमेंट्स में इतनी सारी गाड़ियाँ थी, टाटा की ऑल्ट्रस थी, क्यों ही ग्लैंजा को चूज़ किया और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही क्यों चूज़ किया। वो सारे डाउट्स आज जो है माइलेज से लेके, अगर किसी को गाड़ी प्लान भी करनी है तो उसके लिए सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ओनर ही रियलिटी में बता पाता है कि उसकी गाड़ी कैसी परफॉर्म कर रही है। अब चाहे जो पसंद आई हो बाद में लेने के बाद या नहीं, बट वो सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। आज हमारे सामने सिद्धार्थ भाई की ये ग्लैंजा है। तो फिलहाल अगर आप इंट्रोडक्शन दें कि आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं अभी। मैं अमेठी से यार BBA कर रहा हूँ और ये मेरा सेकेंड ईयर है BBA करते हुए, और मेरी गाड़ी को 6 महीने हो गए लिए को। मैंने ये गाड़ी एक्चुअली इसलिए ली थी, बलेनो और आल्ट्रॉस में कंपैरिजन करके ली थी। बेसिकली आल्ट्रॉस इसलिए नहीं गई क्योंकि आल्ट्रॉस अगर आप लोगे तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। पहली बात तो गाड़ी दिखने में थोड़ी छोटी लगती है, तो अंदर से भी उसका मतलब शोल्डर वगैरह कम है थोड़ा रूम, बट उसकी डिक्की बहुत बढ़िया है। वो अगर लेना चाहे वो ले सकता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाकी उस गाड़ी में एक और प्रॉब्लम ये लगी मुझे मेजर, कि उसका इंजन जो है वो इतना पावरफुल है नहीं, और एज़ पर की जो उसका अमाउंट मांगा जा रहा है। और एंड देन अगर आप इसकी बात करो यार, ये इसलिए ली गई, एक तो इसकी फ्रंट ग्रिल वगैरह लुक जो है बलेनो से काफ़ी प्रीमियम लगती है और काफ़ी बढ़िया है। और बलेनो का यार ना लेने का रीज़न ये था, मारुति पहले ओन कर रखी थी, मारुति तो और ओन करने का मन था नहीं। अब आप एक सिंपल सी बात है, आप गाड़ी लेते हो इसलिए कि आप जाओ सर्विस सेंटर और आपको प्रीमियम सा फील आए, क्या ना, गाड़ी आप ठीक करा रहे हो। तो जैसे वहाँ पे जाते हो हम, कितने टैक्सी वैक्सी सब आती है, मारुति की तो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ टैक्सी वाली होती हैं। अब उनके बीच में आप बैठे हो, आपको क्या क्लाइंटेल, क्या किनके साथ आप डील कर रहे हो, वो एक फ़र्क आ जाता है टोयोटा और इसमें। वही चीज़ है, क्योंकि एक बार मारुति लेने वाला बंदा दोबारा मारुति बहुत सोच समझ के ही लेता है, या फिर तभी लेगा जब उसको एक सेकेंडरी गाड़ी चाहिए नॉर्मल चलाने के लिए, सिटी यूज़ में। बट एक प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो उस केस में टोयोटा ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ उन्होंने बताया कि ऑल्ट्रस क्यों नहीं ली उन्होंने, क्योंकि एक मेजर जो रीज़न बन जाता है ना, जो इस हुड के नीचे जो इसका दिल है, या आप बात करें इंजन की, इंजन है इसके अंदर 1200 सीसी का, जो 4 सिलेंडर इंजन है। और जहाँ ऑल्ट्रस की बात करूँ तो 1200 सीसी के साथ वो 3 सिलेंडर इंजन आता है। वही एक मेजर चीज़ बन जाती है, जो कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एक हेर बदल कर देता है। क्योंकि जो ऑल्ट्रस है ना, उसका इंजन सॉलिड नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस बहुत हैं, माइलेज उतनी अच्छी नहीं निकाल पाता। और जहाँ टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है नहीं, जितने मेरे दोस्तों ने लिया उनसे पता चला है। हाँ, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं गाड़ी लेते हुए, क्योंकि आप जब 12-13 लाख रुपए अपने डाल रहे हैं किसी गाड़ी के अंदर, तो वो सारी चीज़ों में खड़ी उतरनी चाहिए, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो आपकी स्पेस कंफर्ट हो, या फिर बूट स्पेस भी हो। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्लैंजा एक प्रॉपर फैमिली कार भी बन सकती है और एक स्पोर्ट्स कार भी बन सकती है। क्योंकि स्पोर्ट्स कार इसलिए मैंने बोला इसे, कि अगर कोई यूथ पर्टिकुलर, जैसे अब ये 1-to-1 चलाते हैं, ऐसे कोई फैमिली में और कोई नहीं चला रहा है इसे, अपने लिए इन्होंने ली थी, तो उस केस में काफ़ी अच्छी गाड़ी बन जाती है इनके लिए। क्योंकि एक यूथ ओरिएंटेड कार ज़रूर से है। इसकी जो लुक्स है, अगर आप खुद देखें तो फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग इसके अंदर मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं आज के टाइम के, तो वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है एज अ यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट के हिसाब से। क्योंकि जहाँ ऑल्ट्रस है ना, वहाँ वो मोर ओवर एक फैमिली कार के हिसाब से आ जाती है, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी तो ऑफर कर रही है, बट जहाँ आपको एक यूथ ओरिएंटेड बंदे को इंजन चाहिए होता है अच्छा, वो इंजन उसमें परफॉर्मेंस नहीं है। वो चीज़ बहुत ही मैटर करती है। अगर मैं बात करूँ अभी तक की इसके ओनरशिप की बारे में, जो सर्विस आपने करवाई, या फिर टोयोटा का जो एक्सपीरियंस रहा शोरूम्स का, सर्विस सेंटर का, वो कैसा रहा था? बहुत ही फ्लॉलेस था, कोई दिक्कत थी नहीं कभी। गाड़ी आती थी, घर से कभी ले गए एक बारी, और दो बारी मैं ले गया सर्विस सेंटर। बहुत ही सिंपलिस्टिक सा था, बहुत जल्दी मिल जाती है गाड़ी एज़ कम्पेयर टू मारुति। मारुति में लाइन ही इतनी बड़ी होती है कि आपकी गाड़ी लगेगी तो कल तक टाइम आता है। वो तो है ही कि मारुति के पास 50% से ऊपर का शेयर है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कस्टमर ने देखी टोयोटा के शोरूम जाके। अगर मैं एक चीज़ और बात करूँ, टॉप मॉडल क्यों ही लिया? फीचर्स, बेसिकली फीचर था। और इसकी जो मतलब मेरे को तो लगा कि फीचर्स लेने के, आप अगर यार आप छोटी गाड़ी ले रहे हो, उसके अंदर अगर आपको प्रीमियम फीचर मिले जो उससे एक लेवल आप गाड़ियों में भी नहीं आता, सेडान्स में भी ये सब फीचर नहीं है। मेरे को वर्टस और स्लाविया पर्सनली बहुत पसंद है, बट उनमें ये फीचर्स नहीं है। और ये सारे फीचर मतलब, और टाटा वाटा किसी में है नहीं, तो इसलिए। और दूसरी बात, अगर i20 की देखी जाए, i20 क्यों नहीं ली? क्योंकि i20 इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने i10 ओन कर रखी है। तो i10 का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा, 10 साल में एसी खराब, अगले 10 साल में उसका स्टीयरिंग वो खराब हो गया था, EPS, और उसको ठीक कराते 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ जाता। इतनी पुरानी गाड़ी पसंद बनाता नहीं है वैसे,
तो लॉन्जिविटी में उसका प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ले रहे हैं तो कुछ ऐसा लो जो टेस्ट एंड ट्राइड है। ये तो बस फेस लिफ्ट आया है, इसके अंदर तो इंजन वगैरह भी थोड़ा सा ट्यून ही करा है, बाकी उस नया है नहीं वो सारी चीज़ें, क्योंकि i20 मोर ओवर एक यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है स्टार्टिंग से ही। मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी देखूँ मैं और पसंद के हिसाब से भी देखूँ तो यूथ पसंद तो ज़रूर करता है उसे। पसंद तो ज़रूर करता है, बट अगर वही बात है कि एक फैमिली में बात होती है घर वालों की कि लॉन्जिविटी है नहीं उस गाड़ी की, अगर इतनी लंबी चलनी ही नहीं है तो हम इन्वेस्ट ही क्यों करें। अगर आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो एक ऐसी चीज़ पे करोगे ना जिसका पता है कि भाई वो चल जाए ना, ये हो अगर आपके माइंड में डाउट रहे कि भाई आगे आगे दिक्कत ना दे दे, तो आप क्यों लोगे ऐसी? वही चीज़ है, ये जो टोयोटा को आप लोगो देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही रिलायबल नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर कोई और ब्रांड है ना आज की डेट पे तो वो मारुति ही है जो इतना रिलायबिलिटी के लिए अपनी माना जाता है। बट आज की डेट पे वही चीज़ है कि जो एक बार मारुति ले लेता है ना उसके बाद वो चाहता है कि अब मैं कोई और ब्रांड लूँ, क्योंकि इंडिया में हर किसी की पहली गाड़ी तो मारुति रही ही रही है, चाहे कुछ भी कह लो। बट टाइम के साथ अपग्रेडेशन होती है जहाँ पैसा कस्टमर के पास आ जाता है, और सेम सेगमेंट में ही बलिनो के आपको ऑपोजिट लाइनअप में टोयोटा की तरफ से ग्लांजा मिल जाती है, तो उस केस में ग्लांजा की तरफ आकर्षित होना बहुत ही एक बेसिकली चीज़ है, कोई एक बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मोस्टली पेरेंट सुजुकी चूज करते हैं अभी भी, बट मेरा मानना ये है कि जैसा अगर उसके इंटीरियर भी चेक करेंगे, वो जैसे बलेनो आता है पूरा डार्क आता है अंदर से, ब्लू डार्क ब्लू ब्लैक है ना, ग्रे, और वो रूम ही लगता नहीं, वैसा लगता है क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। ब्लैक इंटीरियर होता ही क्लॉस्ट्रोफोबिक है। हाँ, तो बेसिकली ये थोड़ा एरी फील के लिए होता है बेज एंड ब्लैक वाला, एंड प्लस ये प्रीमियम सामने से बहुत प्रीमियम लगती है। वो तो है ही, देखो अगर 3 डॉट वाला मेरे को पसंद नहीं है, उसकी डीआरएल तो 3 डॉट वाली आती है, टेल लाइट भी उसकी ऐसा लगता है पुरानी बलेनो को बस बाहर मॉडिफाई करा दी करोल बाग से। वो चीज़ है। अगर मैं आपकी हेडलाइट के बारे में बात करूं तो एक बार मैं आपको चाहूँगा एक बार इसकी हेडलाइट ऑन करो। तो इसकी DRL की जो बात कर रहे थे हम, वो ये वाली DRL है। मतलब अगर आप देखें तो मेरे को भी पर्सनली सही बताऊं तो वो DRL वाली ही बलिनो पसंद थी जो पहले भी आती थी। मतलब सिंगल डीआरएल जो अच्छा लगता था, पॉइंट वाला अच्छा नहीं, 3 पॉइंट वाला अब अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद में बलिनो पसंद ही इस चीज़ के लिए थी कि उसकी DRL बहुत ही अपीलिंग लगती थी। ग्लांजा बहुत बकवास लगती थी दिखने में, बट जो नया वाला उसका फेस लिफ्ट आया उसके बाद बहुत हाँ, बढ़िया लगती वो थोड़ी बल्कि फूली सी लगती थी। ये बिल्कुल एक स्पोर्टी लुक इसके अंदर दे रखा है। मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छी इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंज करके बलिनो से ज़्यादा अच्छा निकाल दिया इस प्रोडक्ट को। जो इंटीरियर की भी बात कर रहा था मैं इसके अंदर, अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो कुछ ऐसा इंटीरियर इसके अंदर मिल जाता है जो क्लोस्ट्रोफोबिकनेस को इंक्रीज़ नहीं करता और डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन में इसके अंदर इंटीरियर मिलता है, जहां बलिनो के अंदर प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर मिलता है। उसकी वजह से आपकी जो कार है ना उसमें एक क्लोस्ट्रोफोबिकनेस ज़रूर से आ जाती है। और अगर मैं बात करूँ टेल लाइट की तो कुछ ऐसी इसके अंदर स्ट्रिप टेल लाइट मिल जाती हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव हो जाती है। अगर आप तो जो लास्ट एक चीज़ बनती है कि सर्विस कॉस्ट, जो एक मेरे को लगता है कि यार मारुति की सर्विस कॉस्ट सस्ती है, टोयोटा की महंगी है, तो क्या रियलिटी में वो चीज़ है? नहीं, एक्चुअली क्या है, टोयोटा की ज़्यादा चीप होती है सर्विस मारुति से, और बेटर होती है मेरे हिसाब से भी। और मैंने एक्चुअल में देख रखा है, पहले मेरे पे थी SX4 थी, सेगमेंट ही अलग हो जाता है, वो सेडान और ये हैचबैक है, बट बलेनो से भी कंपेयर करें ज़्यादा फर्क आता नहीं है। और इसका ये है कि इसको और लेने के फ़ायदा ये है कि इसका कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वारंटी पीरियड तो आपको ज़्यादा मिल जाता है, वो तो चीज़ है, वो तो फॉर श्योर है। फिर टोयोटा को एक लोगो मिल जाता है यार, उसकी एक चीज़ ही अलग है। मतलब आपको इंश्योरेंस मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मारुति से ज़्यादा अच्छा तो टोयोटा ऑब्वियसली है ही है। तो और कुछ अगर गाड़ी ले भी रहा है तो उसने पता होगा कि कुछ है, तभी वो अपनी बैजिंग लगा रही है। हाँ, वो तो चीज़ है। साथ साथ मैं एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक कोई दिक्कत गाड़ी के अंदर? ऐसा तो कोई दिक्कत आई नहीं है गाड़ी में, और जैसे छोटी मोटी जो गाड़ी चलने के बाद थोड़ा सा लगता है कि कभी ये नॉइज़ आ रही है वो नॉइज़ आ रही है, तो रेक्टिफाई हो जाती है कंपनी से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं इस चीज़ को लेकर। तो वो एक मेजर चीज़ होती है, क्योंकि एक अगर मतलब एक्सेप्टेंस के लिए रेडी है कि हाँ ये हमारी तरफ से हो सकती है फॉल्ट, वो ठीक हो जाती है। जैसे टाटा में क्या होता है, मेरे दोस्त की सफारी थी, उसमें डोर पैड में आवाज़ आ रही थी, वो लेके गया, वो उन्होंने 1 महीना वो आता जाता रहा, उससे ठीक ही नहीं हुई अभी तक। ये प्रॉब्लम है, इसलिए टाटा वही चीज़ है, वो चीज़ टोयोटा और मारुति के हाथ में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद भी नोटिस किया है महिंद्रा के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके ओनर्स को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होकर मिलती ही नहीं है। और जहाँ पे अगर आप टोयोटा या मारुति जैसी गाड़ी ले लेते हैं, वहाँ आपको रिलायबिलिटी के साथ साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको बहुत जल्दी सॉल्व मिल जाती है, क्योंकि उनके मैकेनिक्स इतने ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं कि उन्हें आराम से पता चल जाता है दिक्कत क्या है गाड़ी में क्या नहीं। बात करूँ मैं गाड़ी की तो गाड़ी A1 है। इनसे लास्ट एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि गाड़ी आज के टाइम पे 2023 के अंदर कोई अगर ग्लांजा खरीदना चाहता है तो क्या वो खरीद ले? जरूर खरीदे, क्योंकि अभी और कोई सेगमेंट में भी इसके सेगमेंट में कोई गाड़ी है नहीं अभी। हाँ, अगर किसी को कोई कार एंथुसियास्ट है वो i20 N-Line देख सकता है, अगर उसे इंजन में पंच चाहिए,
वरना फिर अल्ट्रॉस रेसर आ रही है, अगर वो आ जाए तो वो बट वो रेसर भी मेरे को लगता नहीं उसके साथ इंजन के साथ कुछ हेर फेर करेंगे नहीं, वो 120 bhp कह रहे हैं तो वो बढ़िया है। बट अभी देखो लॉन्च नहीं हुआ, i20 उस बेसिस पे लॉन्च है N9 में, N9 हाँ वो ये भी है क्योंकि अभी जो चीज़ आई नहीं है। मैनुअल, अगर मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे मैं हूँ, मेरे को मैनुअल बहुत प्रेफर करता हूँ मैं ओवर डीएस या किसी भी ट्रांसमिशन के, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके हाथ में इतना कंट्रोल रहता है, आपको इतना फन आता है और इतना मज़ा आता है, तो इसलिए उन सब चीज़ों में भी मैनुअल है नहीं। ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है, बट हाँ माइलेज एक बहुत बड़ा, हाँ माइलेज का क्वेश्चन क्या है। दिल्ली से आता हूँ एमिटी रोज नोएडा, तो अप डाउन करता हूँ तो मेरे 15 के KMPL की दे देती है यार जाम में, क्योंकि दिल्ली नोएडा का जाम सबको पता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस जाम में 15 की माइलेज दे रही है तो हाईवे पे आराम से 17, 18, 19 दे देती होगी। हाईवे में से गुजरात लेके गया था तो वहाँ पे मुझे इसने हाईवे पे 25 की दे रही थी। अब अगर आप सोचो ना, फिर 25 की माइलेज आप सिंपल गाड़ी तो इसलिए 25 की थी, सर्विस के बाद ये 30 तक चली जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर 25 की माइलेज पेट्रोल गाड़ी दे रही है ना, तो फिर CNG की दिक्कत क्या है, क्यों अपनी बूट स्पेस की लेफ्ट राइट करनी है, क्योंकि रियलिटी में CNG के बाद बूट स्पेस खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ है कि यार अगर 25 की माइलेज 1200 सीसी सिलेंडर आपको दे रहा है इंजन, तो वाई नॉट ग्लैंजा या फिर बलिनो। अगर किसी को बलिनो ही लेनी है, उसका माइंडसेट ही बलिनो का है, तो वो बलिनो ले। बट अगर आपका थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, नहीं अगर आपका बजट टाइट है तो आप कौन सा बलिनो ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही फर्क है। हाँ कॉस्मेटिक चेंजेस है थोड़े, बट हाँ जैसे ये मेरी गाड़ी भी घर में सेकेंडरी कार है, मेरी फर्स्ट कार अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी ले, वर्टस या स्लावियो में बन जा रहा है, क्योंकि अब SUV मार्केट पूरी भरी पड़ी है तो उसका फायदा है नहीं, तो सेडान में देखेंगे। बट अगर हाँ किसी को हैचबैक लेनी है तो ऑफकोर्स मैं बोलूँगा कि इसकी तरफ देख सकते हैं। स्विफ्ट वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है, स्विफ्ट से तो देखो लोहा है ही नहीं उसमें, अगर आपको लेनी है पैसा कम है, स्विफ्ट से मत खर्च करना, उससे थोड़ा ज़्यादा डाल के बलिनो उठा लेना, या बलिनो उठा लो या ग्लैंजा उठा लो। अगर थोड़ा बजट और एक्सटेंड कर सकते हो ग्लैंजा उठाओ, क्योंकि जो बम्पर का लुक मिलता है ना, फर्क है नहीं प्राइस में इतना, 1-2-3 हज़ार रुपये का होगा, उसमें आपको पता ही ना चलेगा, जहाँ इतने लगा रहे हो तो वहाँ लगाना। वो चीज़ है ही है, क्योंकि गाड़ी एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने हो जाती हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो एक ही बार ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती। तो एक लास्ट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे भाई ने बताया कि ये गुजरात लेके गए थे गाड़ी को, गुजरात तक, दिल्ली से गुजरात एक काफ़ी बड़ा एक किलोमीटर क्लॉक करने वाली चीज़ हो जाती है। तो उसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि टॉप स्पीड कितनी भागती है? 180 मैंने कर रखी है, साथ में एक बंदा बैठा था और मेरा दोस्त, 180 उसमें कर रखा है क्लॉक। बाकी उसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स क्योंकि मारुति डिराइव्ड है तो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको पोलो लेवल वाली, बट हाँ मनी को जस्टिफाई करने वाली मिल जाएगी। और बाकी बात रही ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग मॉडरेट है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो VW में आती है, इसलिए जर्मन कार जर्मन है, जापानीज़ है, बट हाँ अपने सेगमेंट और उसके हिसाब से ठीक है, बढ़िया है। ये सब कुछ था, ये सारा कुछ था इसका ओनरशिप रिव्यू, कि क्या सेटिस्फैक्शन थी ओनर की, वर्थ इट था या नहीं। तो आपको खुद पता चल गया होगा कि ग्लैंजा लेना आज की डेट पे वर्थ इट है या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।